So, Dr. M. Sehgal, the founder of SSRH, right? This is the man who rediscovered the homeopathy, right? He was really a scholar. He really put a lot of efforts into the system. He was a very strong follower of Dr. Kent, right? As in Dr. Kent's philosophy, very categorically it is mentioned in the philosophy that man is in the mind, right? And homeopathy treats the man. बड़ी सीधी सी बात है, इधर उधर भटकने की कोई बात ही नहीं, बड़ी स्ट्रेट अगर सीधी बात करी जाए तो अगर इस लाइन को ही हम पढ़ते हैं, man is in the mind, right? And homeopathy treats the man, मामला खत्म, और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, right? This statement has been elaborated by Dr. Kent, the other philosophers, Dr. Robert, Dr. जितने भी हमारे बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, जितने भी हमारे होम्योपैथी के फील्ड में बड़े बड़े जिनकी कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर एलन है, डॉक्टर वॉनिंग हसन्स हैं, डॉक्टर अपने रॉबर्ट हुए हैं, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज हुए हैं, ठीक है. अगर if we go through the philosophy, they have really emphasized a lot. Rather, they have emphasized only on the mind that we should take into consideration while treating the by the patient. We treat the patient, right, only on the information given by the patient, which is related to the mind, because homeopathy has to treat the mind, right? Homeopathy has to treat the man who is in the mind. So mind is the sole thing which get altered when a person is in the disease and in the health, right? Every activity, every movement we see in any patient, in any person, right? May he be healthy, he may be sick person, right? Everything is happening is just caused by the mind, right? It is the mind that we move. It is the mind which produces the desires, the aversions, and other things, right? Every action we see in the mind, at the physical level, any change we see at the physical level is caused by the mind, right? So, डॉक्टर सहगल की ये बात जो है उनके दिमाग में बिल्कुल फंस गई, क्योंकि अगर देखा जाए तो the literature we have in homeopathy, right? Most of the time we stress on the materia medica, right? अगर हमें materia medica आता है तो सिमिलराइज तो सिम्टम्स को ही करना है. पेशेंट आकर आपको बताएगा, एक इंफॉर्मेशन देगा, पेशेंट आकर आपको अपनी सिकनेस के बारे में बताता है, तो उस सिकनेस को हम लोग फिजिकल लेवल पर अपने फिजिकल रिपर्टरी के चैप्टर में ढूंढते हैं, वी मैच एंड देन वी सिलेक्ट द रेमेडी, राइट? ठीक है, अक्यूट केसेस में थिंग्स डू वर्क, बट अब देखोगे जब क्रोनिक केसेस शुरू होते हैं, जब बड़े बड़े केसेस शुरू होते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर पुराने टाइम की बात करें, इन 70s और इन अर्ली 80s, जब ये सिस्टम पूरी तरह मार्केट में नहीं आया था, जब ठीक है बहुत लोग तब भी माइंड का यूज करते थे. इवन डॉक्टर कैंट, इवन डॉक्टर हैनीमैन हिमसेल्फ यूज्ड टू यूज द माइंड, बिकॉज इफ यू गो टू द organ paragraph number 210, very vividly it is mentioned there that it is the state of mind of the patient and disposition which makes the difference for the selection of remedy, right? So even in the mind of Hahnemann Sahab, it was there, right, कि माइंड को ही हमें लेना है, माइंड की जो डिस्पोजिशन है उसी को ही लेने के लिए हमें सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की जरूरत है, राइट? बट दिस लिटरेचर वाज नॉट दैट डेवलप्ड. रिपर्टरी तो बनी ही हुई थी पहले से, रिपर्टरी में माइंड चैप्टर सबसे पहले ही आता था, राइट? तो इट वाज द मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड द मोस्ट अनयूज्ड चैप्टर ऑफ द रिपर्टरी. तो पहले सबसे क्या आ जाता था, अगर कभी यूज भी किया गया तो बड़ा ही जो जैसे सोएगालो कैमोमिला को हम लोग यूज करते हैं, जब कुछ रेमेडीज हो राइकोनाइट को यूज करते हैं, पल्सिटिला को यूज करते हैं, राइट? तो वहां पर हम लोग बड़े आराम से सल्फर को यूज करते हैं, बड़े आराम से कुछ मेंटल सिम्टम्स को हम लोग यूज कर लेते थे.
फियर ऑफ डेथ है तो एकोनाइट लगता ही था, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी मार्क्ड है तो कैमोमिला लगता ही था, राइट। देन प्लेटिना थी तो बहुत ज़्यादा हॉटीनेस होती थी, रोज का ईगोटिज्म दिखता था। कुछ रेमेडीज का कुछ पोर्शन हम लोग बहुत आराम से यूज करते थे, बट नॉट इन द फुल एक्सटेंट। तो जब ये बात डॉक्टर सहगल को पता चली कि when he came into the homeopathy and he came to know that man is in the mind and this is the mind is the sole cause of everything, right? May it be health, may it be recovery, may it be disease or whatever, right? It's the mind which brings the health, it's the mind which brings the disease, it's the mind which causes the recovery or the cure. Getting my point? तो उन्होंने सोचा तो फिर हम लोग इतना फिजिकल पर क्यों जोर देते हैं जब माइंड इज सो इम्पोर्टेंट, सच ए सिग्निफिकेंट थिंग इट इज, व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर दैट एरिया ऑफ द पर्सन, राइट। हमें तो मैन को ट्रीट करना है एंड ऑल द वे इफ यू टेक द पोजेशन ऑफ माइंड ऑफ ए पेशेंट, सो ऑल द वे यू आर गोइंग टू टच द मैन। मैन को टच कर दिया तो केयर होना ही है। Getting my point? But it was not that easy initially, क्योंकि माइंड कहना बहुत आसान था लेकिन यूज करना बहुत मुश्किल था, राइट। सो डॉक्टर सहगल ने इस चैप्टर को शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया। पहले जब शुरू किया उन्होंने तो देखा कि बहुत से केसेस ऐसे भी होते थे जिनमें कोई फिजिकल भी सिम्टम्स नहीं मिलते थे, लेकिन मेंटल लेना भी बहुत मुश्किल होता था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट। लेकिन कहना तो यही जाता था तब भी कि मैन इज इन द माइंड एंड वी हैव टू ट्रीट द मैन, राइट। सो डॉक्टर सहगल ने धीरे धीरे इन सब जो डेड रूब्रिक, डेड चैप्टर ऑफ द रिपर्टरी था, डेड इंफॉर्मेशन जो थी अपने रिपर्टरी में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, उसको लाइव किया अपनी स्ट्रगल से, अपने एफर्ट से, logically, scientifically, and he experimented with it, right? First he experimented with each and every rubric, then he gave it to the public, then it was made public. तो धीरे धीरे जैसे और लोगों ने सीखना शुरू किया, डॉक्टर सहगल के टच में आए, आगे बढ़ा मेथड। तो नाउ आज की डेट में दिस मेथड इज सो फ्लोरिशिंग और नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर देयर, डॉक्टर संजय, डॉक्टर योगेश और भी बहुत सारे डॉक्टर्स रहे, स्कूल में आए, फिर 96 में मैं भी डॉक्टर साहब के साथ मिल। तो everyone has been putting the efforts to spread the right information throughout the globe, throughout the world. We are trying कि सही इंफॉर्मेशन जाए और करेक्ट इंफॉर्मेशन जाए, एक्सपेरिमेंटेड इंफॉर्मेशन जाए, बट दूसरी फेक इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। बट वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इज रियली जेन्युइन, really experimented or not, right? When you are sure, when you experiment it, right, only then try to use it. जब डॉक्टर सहगल ने इस माइंड चैप्टर को पब्लिसाइज किया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, राइट, तब उन्होंने ये कहा कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ, राइट। आपको हो सकता अच्छी ना लगे, आप हो सकता एक बड़ी फनी सी बातें लगी मेरी, राइट। अगर लगती है ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बट आप लोग जैसे मैं कहता हूँ उसको यूज करके देखिए एक बार। जो आपके केसेस अदरवाइज विच आर फेलिंग, विच यू आर वेयर यू आर गेटिंग नो रिजल्ट्स, राइट, ट्राई टू यूज दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस माइंड चैप्टर, राइट, एंड देन इफ यू डोंट गेट द रिजल्ट, फिर मेरे को आकर आप बताइएगा कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, राइट, हमें कुछ पता नहीं चला। बट ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर साहब ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, सहगल स्कूल की जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी चीज मुझे पसंद आई थी वो यही थी, जो मतलब जेन्युइनिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, द एक्सपेरिमेंटेड इंफॉर्मेशन। डॉक्टर सहगल ऐसी यूज नहीं कर देते थे,
और अपने वो जितने भी फॉलोअर्स थे उनको भी यही बताते थे, हम लोगों को भी यही बताया करते थे। डॉक्टर संजय, डॉक्टर योगेश एंड डॉक्टर सहगल हिमसेल्फ यूज्ड टू एक्सप्लेन अस के इसको यूज करो, एक्सपेरिमेंट करो, इसको क्रॉस करो, राइट। तो जब ये 100% खरी उतरती है, जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार करने से ठीक होता है, देन यू पब्लिसाइज इट, देन यू मेक इट पब्लिक, देन यू पुट इट इनटू द प्रैक्टिस, राइट। तब इंफॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए। नो डाउट इट इज ए स्लो प्रोसेस, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन करनी, देन इंफॉर्मेशन को पूरा कोरोबोरेट करना कोई आसान काम नहीं होता, राइट। ऐसा नहीं कि जो आपने सोच लिया पेशेंट आपका अगर वैसे ही कह देगा, लेकिन अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे जो डॉक्टर सहगल का लिटरेचर है, राइट, इट इज 100% जेन्युइन एंड विद गारंटी यू कैन से कि ऐसा होना ही है, ऐसा लिखा है तो ऐसा होता ही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट अस मूव फर्दर। तो डॉक्टर साहब जब थोड़ा आगे बढ़े, रिपोर्ट से आगे बढ़े, देन ही डेवलप्ड द होल सिस्टम। He found a lot of differences between the classical homeopathy and the SSRH। जो वो सिस्टम डेवलप कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ डिफरेंसेस भी लिखे, डिफरेंसेस आए भी, अपनी ऑब्जर्वेशन में देखे, जो कि आज तक हम लोग भी देखते हैं। जो पहले हमें पढ़ाया जाता था, जो आज की डेट में हम लोग जब से ये मेथड को अडॉप्ट किए हैं, सो देयर आर सम डिफरेंसेस, राइट, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो वो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अपने लिटरेचर में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, द इन्वेंशन ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी, राइट। इन्वेंशन जब आगे बढ़ते गए, एक मेडिसिन को इवॉल्व किया, दूसरी को इवॉल्व किया, तीसरी को इवॉल्व किया, ठीक है। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे, अगर हार्वर्ड रॉबर्ट में हम लोग जाएं, उसका फिलॉसफी का एक चैप्टर है ना वाइटल फोर्स वाला, तो रॉबर्ट साहब ने वहाँ लिखा है कि हेनमैन साहब जब बहुत सारी मेडिसिन को लेकर उन्होंने अब प्रूविंग करी, आगे बढ़े। अब लॉ ऑफ सिमिलिया भी तब था, राइट, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन भी था, लॉ ऑफ मिनिमम डोज भी था, राइट। जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होम्योपैथी की, ही वाज क्लियर विद दैट, बट right, what makes the medicine homeopathic, really this is what you have to know। homeopathic मतलब ये नहीं है कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन की दुकान पर गए, कोई भी मेडिसिन परचेज करी, आपने पेशेंट को दी, इट इज होम्योपैथी, राइट। आपने कोई भी आपके पास पेशेंट आया, आपने मेंटल रूब्रिक लिए, आपने हो सकता मेंटल ही रूब्रिक लिए हों, राइट, इवन देन इट इज नॉट that doesn't come under the revolutionized homeopathy, right? So there is certain laws, there are certain principles, right, which you have to follow in each and every case. Hardly matters how senior one is, hardly matter how much homeopathy, how many drugs do you know, right? A drug becomes homeopathic only, right, when it is given according to the basic principles of the homeopathy. It is the principles of the homeopathy which makes a drug homeopathic or whatever. So same way, when you are going to prescribe on the basis of the mind, right, it is not that every information patient giving you is required to prescribe. Everything a patient says doesn't mean that you have to convert it into the mental rubric. It can be, you can convert, right? आजकल जो आप देखते हैं, जो एक आजकल इतनी ज़्यादा फ्लोरिश हो रही है, everyone is trying to form a forum which is prescribing on the basis of mind, right? Number of methods are there, number of teachers are there, right? Mind, 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 and mind, right? This is not taught in SSRH, right? So what we have to take into consideration for the selection of homeopathic medicine, getting my point?
हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो ये, अब ये क्यों को बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल स्पेशली द पीपल फ्रॉम बंगाल ऑफ दिस ग्रुप किसी सहगल स्कूल के टीचर तो ना ही नहीं हूँ मैं, खैर किसी भी एक पार्टनर को यू कैन से के पार्टनर भी नहीं हूँ, राइट, एक फॉलोअर को कह सकते हो कि सुन रहे हो, राइट। तो ये एक जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ इधर उधर, दिस इज मिसलीडिंग। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हर बंदा टीचर बन रहा है और हर बंदा सिखा रहा है कि दिस इज द रूब्रिक, दिस इज द रूब्रिक, दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द रूब्रिक, दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द रूब्रिक। आप बनाते रहो जितने बनाने हैं, हो सकता है कुछ केसेस में सक्सेस भी मिल जाए, बट उस केस को पूरी तरीके से वहां तक पहुंचाना, क्योर तक पहुंचाना इज नॉट ए जोक। होता होगा शुरू में बड़ा अच्छा लगता हो, बेलाडोना से ये हो गया, हायसा में से ये हो गया, ये तो हमें उसने भी ऐसे बताया था, वो तो ग्रेट, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग पेशेंट कम्स एंड जो पहली स्टेटमेंट दी उसने उसको कन्वर्ट करो रूब्रिक में, और कोई कहता है लास्ट को करो, कोई कहता है उसको करो, कोई कहता है पेशेंट का ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं if it really carries the weightage, if it is really emphasized by the patient. So we have to learn the technique, we have to put the principles given by Dr. Sehgal into our practice, right? जब नहीं होता तो लगता है फेलियर हो गया, ओ डॉक्टर सहगल ने शायद इसकी अच्छी से इन्वेंशन नहीं करी होगी, जब कामयाब हो गया तब वो मिला है, राइट। एनीवे, तो हमें एक सक्सेस को पाने के लिए, एक सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए we have to follow, we have to practice the homeopathy on the basics of homeopathy and that of Dr. Sehgal's schools of revolutionized homeopathy। जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके कुछ लॉज हैं, जो इनकी फिलॉसफी है, उसको भी फॉलो करना होगा, राइट। एंड दिस फिलॉसफी इज नोवेयर अपार्ट फ्रॉम the basics of the homeopathy। Getting my point? जो ट्रेडिशनल होम्योपैथी है, जो क्लासिकल होम्योपैथी भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बुरी थी इसलिए इसको निकाला, मतलब नए मेथड की एक खोज करनी पड़ी, राइट। ह्यूमन माइंड है, R&D तो हमेशा होती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी सिस्टम, एंड एवरी सिस्टम, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज लिमिटेड, राइट। इट हैज सर्टेन स्कोप एंड बियॉन्ड दैट it is not giving the result, right? चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, होम्योपैथी हो, whatever, right? एक लिमिट है सभी चीजों की, right? तो we have to recognize, we have to put the principles, right? जो हम कर रहे हैं, जिस साइंस को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स, उसके बेसिक्स, उसके जो टूल्स है, उसको नहीं बोलना, राइट। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होगी, सबसे बड़ी गलती हम लोग, जब भी आप फेलियर होते हैं, आप भी देख लीजिए, मैं भी देखता हूँ, मैं भी यही गलती करता हूँ, राइट। व्हेन यू फॉरगेट द बेसिक फार्मूला ऑफ द होम्योपैथीज। वो बेसिक फार्मूला क्या है, हम लोग उस पर आज चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। Hitting the right target, what does it mean? क्योंकि क्योर करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया सॉरी, एक टारगेट होना चाहिए, राइट। होम्योपैथी ट्रीट्स द मैन एंड मैन इज इन द माइंड। तो हमें तो मैन को देखना है, मैन को ही सर्च करना है, मैन को देखना है कि पेशेंट में ये मैन कहाँ है, मैन कहाँ है, मैन इज इन द माइंड। इज द मेंटल disposition of the patient, is the mind and the disposition of the patient which makes the difference to the prescription, right? जब तक हम लोग पूरे टूल्स होम्योपैथी के, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन, राइट, जितने भी होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, राइट, उनको एक्शन में नहीं लाते, तब तक
क्योर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लगता क्या है, जब आपके पास पेशेंट आएगा, पेशेंट ने इन्फॉर्मेशन लगता तो फिर भी यही है कि यार सिम्टम तो इसने बताए, कोई करो। एक पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, एक मुंह सूख रहा है, राइट, उसको बुखार है, उसके चलने से परेशानी होती है उसको, राइट। तो इसमें कहाँ फिलॉसफी और कहाँ ऑर्गेनन आ गई? मेडिसिन तो सीधी सी लगती है कि ये तो बुराई नहीं है, हो सकता है ठीक भी हो जाए। यही हमारे सिस्टम में भी यही हो रहा है। आज इतनी दौड़ भाग लगी पड़ी है, मार्केट में देखोगे इतने टीचर्स हैं, अरे इस इन्फॉर्मेशन का मुझे रूब्रिक बना दो, इस इन्फॉर्मेशन का मुझे रूब्रिक पता चल जाए तो मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन के रूब्रिक बनाने ही नहीं है। रूब्रिक किसके बनाने हैं? वो मैन के। आप मैन को ढूंढने की कोशिश कीजिए ना, जो मैन है, जो पेशेंट में वो कहाँ है, जो पेशेंट आपका बोलता है, जो भी वो इंफॉर्मेशन आपको देता है, that doesn't mean that everything or the every information given by the patient leads to the man or leads to the mind, right? डॉक्टर सहगल ने क्या, जो इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, अगर आप फॉलो करने शुरू करेंगे तो जो थ्योरी ऑफ मियाज्म है, थ्योरी ऑफ मिनिमम है, सिमिलिमम है, देन थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन है, जितने भी ये होम्योपैथी के बेसिक लॉ है, अगर आप इसको फॉलो करते हो, द होल फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी वेरी इम्प्लिसिटली, राइट, वेरी इम्प्लिसिटली कम्स इनटू प्ले, राइट। उसको देखना ही नहीं पड़ता, उसको करने की कोशिश भी, मतलब आप लोग को इतने एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप इसके प्रिंसिपल्स को, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग निगलेक्ट करते हैं उसको, निगलेक्ट नहीं, अगर इसको एक बहुत छोटी सी फिलॉसफी है ये होम्योपैथिक, ये जो SSRH की, राइट, अगर उसको फॉलो करने लगते हो तो मैन पर पहुंचना बड़ा ही आसान है। और बाकी के सारे प्रिंसिपल जितने भी है, दे ऑल कम्स ऑटोमेटिकली इनटू द प्ले व्हेन यू फॉलो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ SSRH। वो बेसिक फिलॉसफी क्या है? पहले हम थोड़ा सा अपनी जनरल फिलॉसफी जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अगर राइट टारगेट को हिट करना है, जैसे एक एग्जांपल ली जाए, जैसे वो अर्जुन वाली ही एग्जांपल लेते हैं, राइट। अर्जुन को जब आई को हिट करना था, वो मछली जो थी, आप लोग सब जानते ही हैं, मछली की आई को हिट करना था, तो भी ये विनर, राइट, जो भी कर दे वो जीतेगा, राइट। अब जो भी जाता है वहां सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा मुझे मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा मुझे उसकी पूंछ दिखाई दे रही है, किसी ने कहा मुझे फलान दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे उसकी सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। फिर आंख का मतलब क्या? टारगेट उसका वो था ना, एक्चुअली मछली तो टारगेट नहीं था ना, उसकी आंख में तीर मारना था। तो टारगेट हमें नजर आना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, हिटिंग द राइट टारगेट, तो रिजल्ट फिर बहुत अच्छा ही मिलता है, बहुत अच्छा नहीं, marvelous, amazing results. If you want to get really, you might know what is your target, and target is the man. वो man को हमें टारगेट करना है। वो कैसे करेंगे? Let us see, let us go further. ये हार्वर्ड साहब ने लिखा है, हार्वर्ड रॉबर्ट, क्या लिखते हैं? This was the first time introduced to the medical world of rational concept of life itself, कि लाइफ है क्या। ये बात हनीमैन साहब ने इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। We recognize life in three parts, the body, the mind and the spirit, right, सब जानते हैं। This is a trinity, right, जहां भी लाइफ होगी, this trinity is always there, that is mind, body and spirit, always present in all lives in some form in every part of our organism, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हर पार्ट में ये लाइफ जो प्रेजेंट होती है, राइट। These forces react in sympathy and are interdependent। कहने का मतलब ये जो तीन चीजें हैं, तीन चीजें कौन कौन सी? The body, the mind, the spirit, these are the three things which are very basic, right। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई लाइफ है तो तीनों चीजें आपको मिलेंगी। दिस ट्रिनिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल लाइफ्स, ठीक है। अगर इनमें से एक मिस है, सपोज कर लो
इसमें से अगर स्पिरिट नहीं है तो कितने पत्थर पड़े हुए हैं, कितनी चीजें हैं इनएनिमेटेड जो है वो उनका कोई मतलब थोड़ी है, दे डोंट हैव द लाइफ, राइट। अगर सपोज कर लो बॉडी ही नहीं है, स्पिरिट भी है, तो स्पिरिट भी अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, राइट। इट नीड्स सम मीडिया टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, कोई ना कोई इसको मीडिया चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट मीडिया इज द बॉडी, राइट। अब बात रही माइंड की, दो चीजें तो होगी, सपोज करो स्पिरिट है और बॉडी है। स्पिरिट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है, राइट। तो वो स्पिरिट माइंड के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जो वाइटल फोर्स जिसको बोला है, वाइटल एनर्जी बोला डॉक्टर साहब ने, वो विच इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द लाइफ, राइट। इट इज द थिंग विच इज प्रिमिटिव, यू कैन से द एलिमेंट्री थिंग ऑफ द लाइफ, राइट। सो बेसिक ऑफ लाइफ, ये तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। हाउएवर दिस थ्री चीज, ये जो थ्री थिंग्स हैं, अगर इनको एक हायरार्की में रखा जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्पिरिट, देन कम्स द माइंड, देन कम्स द बॉडी, राइट। लेट अस सी हाउ द थिंग्स हैपन, राइट। दिस इज द सेंटर, this is the vital energy, right? The most important and the most significant thing which out of which flows the life, out of which flows the you can say everything of our body and our life, it is the center, right, which rules the body, which gives us the health, which gives us the recovery, which gives us the disease. When the kind of state this center is present, right, same thing happens at the material level, same thing happens at the mind, same thing happens at the physical level. So let us see the next here. This vital energy doesn't have any expression, right. It doesn't gives out the sign and symptoms, but it expresses itself through the mind, right. And mind means will and understanding. These two things are very important. Anything which has a will, which has the understanding, right, that carries a meaning. That things, that will and understanding comes from the center, that is from the vital energy, right. And the most outer layer of the body is the physical body, right. So these are the three layers of our life, human life, you can say, or any other life as well. There is a center. Center doesn't mean the center of our body, right. Center means the most important, the most significant thing in our life is the center, that is the vital energy, right. अगर vital energy ही ना हो, एक डेड पर्सन और एक लाइव पर्सन में क्या फर्क है? सपोज कर लो एक डेथ अभी हो गई, अभी हुई है, एक पर्सन undergoes a death process naturally just a moment back, right. Then what is the difference between live and a dead person? A live person is alive because of this vital energy, and a dead person is dead because of lack of this vital energy, right. The major difference between the two, बॉडी भी वहां है, डेड पर्सन के पास भी तो बॉडी है, राइट, लेकिन क्या नहीं है? वाइटल एनर्जी नहीं है, वाइटल फोर्स नहीं है, राइट। वाइटल प्रिंसिपल जिसको हनुमान साहब ने बोला, वो प्रिंसिपल नहीं है, राइट, विच रूल्स द बॉडी, विच गिव्स द बॉडी माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। दिस द सेकंड आउटर लेयर, दैट इज द माइंड, will and understanding, that comes from the center, right. It is the extension of the center, you can say in other words, right. And further it develops the outer layer, that is the physical body, that comes again, that is again you can say it is the extension of the center, that is extension of the mind, right. Our body forms according to our mind. Let us see from the next. Dr. Kant says the combination of these two, the will and understanding, constitutes the man. अब मैन की बात हुई ना, तो हमें कहाँ किसको ट्रीट करना है? विल एंड अंडरस्टैंडिंग को,
right? Will क्या है, right? It's the most important part of our mind, right? Will. And intellectual faculty, when it is conjoined with intellectual faculty, that is understanding, right? Both they form the mind, and mind comes from the, right, vital energy, right, which constitutes the man. ठीक, constitutes the man. आगे पढ़िए लाइन, conjoined they make the life and activity, right? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? Mind, will and understanding मिलकर क्या बनाते हैं? Life and activity. कहाँ से आती है इसका मतलब? Life and activity, will and understanding से. The manufacturer, they manufacture the body. इसको बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. They manufacture the body and causes all things of the body, right? अब देखिए ये जो हमारे हाथ है, हमारे एक्सट्रीमिटीज है, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, राइट? अगर इस लाइन, ये लाइन अगर कैंट साहब की ट्रू है, विच इज ट्रू, राइट? वेयर डज दे कम फ्रॉम? फ्रॉम द माइंड. इट इज एक्सटेंशन ऑफ द माइंड. इट इज एक्सटेंशन ऑफ द विल एंड अंडरस्टैंडिंग. विद विल एंड अंडरस्टैंडिंग operating in order, we have healthy man. जब तक our mind, that is the will and understanding, right, they are in order, they are operating in harmony, right, the man is in health, right? यहाँ से वो order disorder में हुआ, कहाँ disorder होगा? Will and understanding में, right? जैसे ही will and understanding में, in other words, when there is a disorder in the mind, right, the health goes off. What comes? Disease comes in, right? Because there is disorder in the will and understanding, consequently the disorder in the vital energy, right? So there is the disease. It is not our purpose to go behind the will and understanding, to go prior to these. It is enough to say that they were created. ठीक है, अब यहाँ से बहुत हायर फिलॉसफी शुरू हो जाएगी. अगर आप मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है. द मैन इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग एंड द हाउस विच ही लिव्स इन इज हिज बॉडी, राइट? सो व्हाट डज डॉक्टर कैंट सेज? दे जो हमारे पास तीनों लेयर्स हैं, राइट, वेयर डज दे कम फ्रॉम, राइट? ये बहुत सब मिलकर बनाती तो एक इंडिविजुअल को एक लाइफ बनाती है, राइट? बट मैन इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग. हमें तो ट्रीट किसको करना है? मैन को. सो जब मैन विल एंड अंडरस्टैंडिंग में है, व्हेन मैन इज इन द माइंड, द हाउस व्हिच ही लिव्स इन इज हिज बॉडी. तो जो उसका हाउस है, उसके रहने का, द इनड्वेलिंग हाउस इज हिज बॉडी, राइट? यू कैन से इन अदर वर्ड्स, इट इज द सेंटर, or it's the vital energy, or the vital force, or the vital principle, which is the center, whose extension is the mind, that is will and understanding, and extension of which is the physical layer, right? So this is how the three layers are the form. So जो physical symptoms हो गए, अब क्या हमें वो लेने चाहिए? अब इसी चीज को अगर हम लोग मानते हैं, अपनी होम्योपैथिक फिलोसफी को मानते हैं, तो विल एंड अंडरस्टैंडिंग ही मैन को बनाती है, माइंड को बनाती है, राइट? दैट डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ द वाइटल एनर्जी, राइट? सो जो फिजिकल लेयर पर आती है, वो एक उसकी रिफ्लेक्शन है, दैट इज अनदर एक्सटेंशन. वो भी अच्छी, ठीक है, तीनों लेयर को देखना बहुत जरूरी है, बट एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन सिग्निफिकेंस. द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन द लाइफ इज द vital energy, vital force, or the vital principle, or it's the mind, right? So right from Dr. Henneman Saab, Dr. Kent, Dr. Vogel Bonning-Hassan, and many other stalwarts, right, has given very, very great significance to the chapter of mind. Getting my point? So when we prescribe on the basis of mind, when you are going to take the altered mind in the diseased person, right, so all the way you are going to hit at the right target. That is the target where you have to hit,
That is the target which will all the way, when you hit it, take you to the process of cure and recovery, right? Are you getting my point? अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई भी बोल सकता है, बता सकता है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो में कई बार नहीं, कोई बात में ना आए तो पूछी जा सकती है। So, नहीं सर, ठीक ही चल रहा है सर। ठीक है, ऑलराइट। So the target is the man, right? So ये तो क्लियर हो गया, and man is in the mind. Done? So होता क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। होमोस्टैसिस में कोई नहीं, कर ले। So देखते हैं आगे ये जो अपना सेंटर है, ये जो वाइटल एनर्जी है, मतलब ये कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कैसे ये डिसीज होती है, किस तरीके से क्या क्या परेशानियां आती हैं। अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली वी आर बीइंग एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट? आवर बॉडी हैज बीन रिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस थिंग्स, राइट? देयर आर weather changes, there are thermal changes, there are emotional changes, there are number of changes taking place in the surroundings, right? कभी आप किसी तरह के एटमॉस्फेयर में होते हैं, कभी किसी तरीके के एटमॉस्फेयर में होते हैं, कभी इमोशनली किस तरीके के होते हैं, कभी आपको गाली दे देता है, कभी कोई आपकी प्रेज कर देता है, कभी आप पुश करते हैं। सो कंटिन्यूसली वी आर बीइंग एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स, राइट? ये जो ऊपर वाले ने हमें ये जो बॉडी दी है, ये जो लाइफ दी है, इट हैज सच ए वंडरफुल सिस्टम, राइट? कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली, राइट, गेटिंग एडजस्टेड विद इट। होम्योस्टेसिस, राइट? व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए पर्सन विद इट्स सराउंडिंग, राइट? हाउ वी रिएक्ट टू आवर सराउंडिंग, राइट? हाउ वी रिएक्ट टू द वेरियस चेंजेस हैपनिंग ऑल अराउंड, राइट? कभी आप देखो किस तरीके का स्ट्रेस आता है, कभी कोई आपको लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को खाना खाने की प्रॉब्लम है, किसी को मनी अर्न करने की प्रॉब्लम है, कोई लोग पैसे भी नहीं है फिर भी शराब पीते जाते हैं। मतलब ये सब आफ्टर ऑल कैसे हो रहा है, राइट? ये क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, राइट? ये हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एज ए इंडिविजुअल वी आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू द वेरियस थिंग्स, वेरियस चेंजेस डेली, एवरी मोमेंट, राइट? हर वक्त, जैसे सपोज करो बाहर हम लोग हर वक्त तो बीमार नहीं रहते, हर वक्त तो कोई पर्सन बीमार नहीं रहता। जैसे इमीडिएटली सपोज करो स्नोफॉल हो जाता है, बहुत सारे लोग बच जाते हैं जिनको ठंड नहीं लगती, कुछ लोगों को हल्का सा 2 डिग्री का टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो वो बीमार हो जाते हैं, राइट? व्हेन दिस फेल्स, व्हेन दिस होम्योस्टेसिस और द इक्विलिब्रियम बिटवीन आवर बॉडी, बिटवीन द मैन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड फेल्स, वी गेट डिसीज्ड, राइट? हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने से आगे क्या होता है देखिए, हमें अब करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे पेशेंट की जो सबसे पहला स्टेटमेंट होती है आमतौर पर, सबसे पहली चीज जो फ्रीडम, फ्रीडम क्या, हमें किसी ने गुलाम कर लिया अपना, राइट? जो हमारा सेंटर से काम चलता था पहले, जो हमारी वाइटल एनर्जी हमें गाइड करती थी, जो हमारा माइंड हमें गाइड करता था, जो हमारा इंटेलेक्ट एंड विल पावर हमें गाइड करती थी कि ये करना, वो करना, ये खाना, वो खाना नहीं खाना, ये गलत है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। डेली लाइफ जो आपकी चलती है आपके बिना जाने हुए, राइट? ऑटोमेटिकली, वेरी स्पॉन्टेनियसली थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, राइट? यू आर फ्री, राइट? वंस यू गेट डिसीज्ड, राइट, तो सबसे पहला क्या होता है, आपकी फ्रीडम ही चली जाती है। फ्रीडम कैसे गई? अब अगर पहले आप जाते थे यार, रोज मॉर्निंग वॉक जाते थे, आज क्या हो गया, आज यार मन ही नहीं कर रहा, अब पैर में दर्द हो गया, पैर में जख्म हो गया, पेट खराब हो गया, राइट? तो जैसे ही आपको सेंटर से ये मतलब इंफॉर्मेशन आई कि अब आप बीमार हैं, सेंट्रल डिटेन हो गया, वहां से वो उतनी कमांड आपकी नहीं कर पा रहा, जो आपकी सराउंडिंग है समवेयर, ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, दिस इज ऑल नेगेटिविटी,
ये बिल्कुल हेल्थ के ऑपोजिट है। बाहर का चीजें, बाहर की जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, राइट। सो आवर बॉडी स्टैंडर्ड हैज टू बैलेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। थोड़ा सा अगर आप धार्मिक विचारों में जो भी है रखते हैं, जैसे भी अपने अपने रिलीजन में भी विश्वास रखते हैं, जैसे बताया जाता है ना कि यू आर बीइंग सराउंडेड बाय द ऑल नेगेटिविटी, राइट। जहां से थोड़ी सी चूक हुई, दैट नेगेटिविटी जस्ट penetrates into you and makes you sick। तो वो सबसे पहला क्या करती है, आपकी फ्रीडम को खत्म कर देती है, राइट। फ्रीडम क्या, अपने मतलब आप अपने तरीके से जी नहीं सकते। कोई कल आपको मॉर्निंग वॉक करने का शौक है, अब पैर में दर्द हो गया, अब नहीं जा पाओगे, हो गया ना रिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग ये जो केस में कैसे एंटर करेंगे, जब हम लोग केस लेते हैं, जब हम लोग पेशेंट हमारे पास आता है तो आकर क्या क्या स्टेटमेंट बताता है आप देखेंगे, बहुत छोटे में ही काम हो जाएगा अपना। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, विल एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने पढ़ा, अभी ही पढ़ा है, व्हाट डज विल एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स। विल एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स माइंड, एंड मैन इज इन द माइंड, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टारगेट द माइंड, we have to target the man who is in the mind। so सीधे विल पर जाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग पर जाएंगे, राइट। अंडरस्टैंडिंग अब कई बार होता है कि सबसे मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट क्या है होम्योपैथ्स में, इज द फिलॉसफी। ऑर्गेनन पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, महेंद्र सिंह की ऑर्गन ली फॉर कलकत्ता पीपल्स, राइट। तो एग्जाम तो पास कर ही लेंगे, किसी और की और भी बहुत सारे आजकल तो आ गए है ना। पहले ये बहुत पॉपुलर थी वहां पर इन ईस्ट ऑफ इंडिया, लाइक बिहार एंड मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बुरा लिखा है, सॉरी, लेकिन ये जो हैनीमैन साहब ने लिखा और जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए, कैंसा हुए, रॉबर्ट हुए, स्ट्रॉट क्रूज हुए, डॉक्टर एलन हुए, राइट। तो इन लोगों की फिलोसफी इतना डीप कौन जाता है, जाने की कोशिश भी नहीं करते। अरे फायदा क्या, पेशेंट आएगा, आकर उसने सिम्टम बताए, सिम्टम आपने मैच करे, यही तो, दिस इज व्हाट होम्योपैथी इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा नहीं है भाई, ये होम्योपैथी नहीं है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद पेशेंट ने आकर सिम्टम ही तो बताने हैं, उन्हीं सिम्टम्स को हमने आगे मटीरियल मेडिका में सर्च कर लेना है, तो वो दोनों को मिलाए। देन ऑर्गेनन का क्या रोल रह गया, ऑर्गेनन का तो कोई रोल ही नहीं रहा। ये बहुत बड़ा हर एक होम्योपैथ का डिल्यूजन है, राइट। और ये डिल्यूजन खत्म नहीं होता। आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ भी लेंगे तब भी देखना यही गलती ही करेंगे बार बार, कि आएगा पेशेंट, सबसे पहली डिमांड क्या होती है, आजकल लोगों ने इतना मिसयूज कर दिया, सबसे पहली डिमांड क्या है, हमें ये रूब्रिक बनाने सिखा दो, हमें तो रूब्रिक बताओ, पेशेंट आया टा 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 टा, है ना। नहीं, दिस इज नॉट द होम्योपैथी। रूब्रिक बनाने, रूब्रिक तो बन जाएंगे, आप भी जानते ही हैं, सारी रिपर्टरी आपके पास है, आपकी जानो। अगर जानना है तो पेशेंट एक जो आपके पास आया है एट द मोमेंट, राइट, जो पेशेंट आया उसका मैन कहाँ है, उसका मैन का आप कहाँ कैसे पहुंचोगे वहां तक, जैसे अभी बताया आपको, ये सारे पहुंचने के तरीके बता रहे हैं। जो पहुंचना कहाँ है आपको, विल एंड अंडरस्टैंडिंग तक। पेशेंट की जो विल एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हो गई है, अगर आप उस पर टारगेट करेंगे तो यू विल फाइंड द वे टू द मैन, you will find the way to the right prescription. That is what you need to prescribe a homeopathic remedy, right? So anyway, थोड़ा आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, हैनीमैन साहब ने भी एक पैराग्राफ में भूल गया कौन सा नंबर है, जिसमें लिखा है कि आपको नोट क्या करना है, बट यू हैव टू ऑब्जर्व इन ए सिक पर्सन। जब जो हेल्थ से डेविएट होकर डिसीज में चला जाता है, राइट, वो जो डेविएशन है, उस डेविएशन में क्या क्या आपके सामने आया, हाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड हाउ द विल एंड अंडरस्टैंडिंग हैज चेंज्ड, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, राइट।
that is the sole thing which you need to see. That is what, right? Everybody wants to give a successful prescription, right? अगर आपको एक अच्छी prescription देनी है, एक successful treatment देना है, तो आपको this is what you need to know, right? जो changes हुई हैं उनको आपको देखना है कि जब आप हेल्दी थे तब आप ऐसे थे, जब आप हेल्दी नहीं हैं, आप बीमारी में हैं, तो हेल्थ से कहाँ डेविएशन हुई है at your will and understanding level, right? Understanding means what? A delusion, intellectual faculty आपकी affected हो जाती है. जैसे आगे देखते हैं हम लोग कैसे होती है. सबसे पहले क्या होता है, हमारी डिजायर्स, हमारी अवर्शंस ही चेंज हो जाती है. क्या लगता है, सुबह का लोग कई बार उठते हैं, आप सुबह यार मन नहीं कर रहा आज क्लिनिक पर जाने का. क्या मतलब, आज का काम पर जाने का मन नहीं है, आज तो लगता है नाश्ता ना ही करे तो अच्छा है. आपकी डिजायर चेंज हुई ना. आज लगता है कुछ लाइट सा ही खाएं, आज लगता है ब्रेकफास्ट स्किप कर दो यार, आज ये कर दो, आज वो कर दो, आज मुझे ये अच्छा लगता था पहले, तो आज मीठा नहीं, आज तो यार नमकीन ही खाने का मन है. चॉइसेस, आज ठंड थोड़ी लग रही, थोड़े मोटे कपड़े पहन लूं, है ना. पहले तो मैं रोज पैदल जाता था अपने काम पर, आज यार कोई ले जाओ मुझे, अपनी गाड़ी पर लेकर चलिए. दिस चेंज हुई. ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्किप करते हैं हम लोग. बहुत छोटी बात है, बट दिस कैरीज ए लॉट ऑफ मीनिंग, राइट. आज तो उसने यार मुझे तंग कर दिया, आज तक मैं सहता आ रहा था, आज मेरा मन करता है कि इसको देखूं भी ना, आज मन करता है कि इसको भगा उधर फेंक दूं, उसको ये कर दूं, वो कर दूं. ये सारी क्या है, डिजायर सी तो है ना. पहले हम लोग क्या डिजायर करते थे, मीठा अच्छा लगता है या खट्टा अच्छा लगता या नमकीन अच्छा लगता. कि हमारे पेशेंट क्या कहता है, डॉक्टर साहब ये सब कुछ मिलेगा, मैं सब कुछ खा लूंगा. नहीं, ऐसे नहीं, तीनों में से एक बताओ कौन सा अच्छा लगता है. अब अच्छा आप ऐसा करो डॉक्टर साहब, तो फिर आप मीठा ही रख लो, मीठा अच्छा लगता है. चलो ये दिस इज नॉट द केस टेकिंग, दिस इज नॉट द डिजायर्स एंड अवर्शंस, राइट. डिसीजंस. अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं होम्योपैथिक दवाई खाऊं या एलोपैथिक खाऊं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करना है. ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने आज आ गई है उसके लिए मुझे डिसीजन क्या लेना है. उसके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं. कल तक तो गजलें बड़ी अच्छी सी लगती थी, आज लगता है सैड सॉन्ग सुन लो. कल तक बड़े आप जो धूम धड़क वाले गाने सुन रहे थे, आज तो लगता है यार म्यूजिक बंद कर दो यार, मेरे भी नहीं चाहिए. टीवी बंद करो, रेडियो बंद कर दो, कमरे से बाहर निकल जाओ, मुझे नहीं कोई ना बुलाओ, डिस्टर्ब मत करो. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर. ये छोटी छोटी चीजें हैं. अब होता क्या है, सोए का लोग किसी को बुखार होगा, हम सोचते हैं यार वो डिस्टर्ब क्यों होना चाहेगा. किसी को पेट में दर्द है तो वो खिचड़ी ही तो खाएगा, लाइट ही तो खाएगा. अपना इंटेलेक्ट हमने डाल दिया, राइट. उसकी चॉइसेस चेंज हो गई. अब बुखार चढ़ा हुआ तो थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन ऐसा हर केस में फिर क्यों नहीं हुई. By then every patient who comes with a fever has the same problem, has the same desires, has the same choices. Getting my point? आप 100 केस ले लो बुखार के, तो 100 में आपको डिफरेंट पिक्चर्स मिल जाएगी अगर पेशेंट टू पेशेंट जाएंगे. एंड 100 patient may get the 100 remedies. Everyone may have his own remedy, right? So अगर ध्यान से, प्यार से, आराम से सुनोगे, ये जो चीजें हैं, ये जो अल्टरेशंस हुई है, ये जो चेंजेस आई हैं डिजायर्स में, इमोशंस में, चॉइसेस में, पेशेंट आपको बहुत टाइम अपने आप ही बताता है. जिसके लिए बहुत से केसेस में होता है ना, आपको कहते हैं, बहुत सारे आपके टीचर्स आए होंगे, आपको बताए होंगे कि पहले ही पेशेंट आता, जो पहले ही बार जो कह देता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. समटाइम्स दिस वर्क्स, समटाइम इट डजंट, राइट. फिर लगता है कि यार ये तो हुआ नहीं. वो मैं बताता हूँ आपको कि जब होता तो वो क्यों होता, जब नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता, राइट. गेटिंग माय पॉइंट. ये बहुत जरूरी चीजें हैं. these are our tools to select the remedies. This comes from the organon, right. This will be taught by the organon, by the philosophy,
राइट? क्योंकि मैन जो है, विल क्या होती है? व्हाट इज विल? विल मतलब क्या है? इच्छा, डिजायर्स, लॉन्गिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत से पेशेंट अगर कहते हैं यार मेरी तो विल पावर ही खत्म हो गई, मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है, मरने की इच्छा है सर। अब विल चेंज हुई या नहीं हुई? ये तो बहुत एडवांस सिम्टम्स है। मैं छोटी छोटी चीज से बताता हूँ आपको, है ना। जब क्रोनिक डिसीजेस शुरू होती हैं, जैसे एनिमन साहब ने लिखा है कि व्हेन द क्रोनिक डिसीज स्टार्ट्स, राइट, इट्स ऑनसेट इज वेरी इम्परसेप्टिबल। पता भी नहीं चलता, कि बार पेशेंट को ही नहीं पता चलता कि मैं बीमार भी हूँ या ये क्या है ना। इम्परसेप्टिबल होता है, उसको पता ही नहीं, सेंसेशन ही नहीं आती। लेकिन उसकी चॉइसेस चेंज हो जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब पहले ये ऐसा नहीं था, अब इसको कहो तो वो बड़ी खाने को पड़ता है ना। वो इमोशंस चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे? अब ऐसा है कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे आपकी डिजायर ही चेंज हो गई, आपकी डिजायर्स हो गई। पेशेंट कहता है भाई मैं तो बेड पर ही लेटा रहूं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, राइट। अब सरवाइव करने के लिए काम भी तो करना जरूरी है ना। खाना कहाँ से? फिर काम पर जाना जरूरी होगा। अगर आपके पास पैसे, काम करेंगे तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो आपको सब्सिस्टेंस मिलेगी, तभी तो जिंदगी आगे गुजरेगी, है ना। तो हाउ ही सर्वाइव्स, है ना, अपने आप को थोड़ा फिट करने के लिए वो कैसे अडेप्ट करता है टू द सर्कमस्टांसेस एंड टू द न्यू सिचुएशंस, दैट इज मस्ट। वो भी हमें जानना चाहिए, राइट। अब बहुत से लोग आप देखोगे 104 बुखार में भी ऑफिस जाते हैं। कई लोग 98.9 भी होता है तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है, शोर मचा देते हैं, हाय बुखार हो गया, हाय बुखार हो गया। और कई लोग मतलब टांग में इतनी चोट लगी होगी तब भी काम पर जा रहे हैं। अरे काम कर डॉक्टर साहब, खाएंगे नहीं, कमाएंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब ये जो अडेप्टेशन है, ये देखो सीधी सी चीजें बताते हैं। बहुत से लेबर क्लास लोग आते हैं, पार हुआ होता है, गोली ली, अंदर फेंकी, चल गए काम पर। डॉक्टर साहब बच्चों को, हम तो रोज कमाने वाले बंदे, रोज कमाएंगे तभी खाना है, फैमिली है। अब उसके दिमाग में मतलब अपनी फैमिली के लिए चलना शुरू हो गया, जिसके लिए वो क्या है, उसको कहती नहीं तू उठ, बेड पर नहीं पड़ना, उठ चल काम पर, राइट। जहाँ उसको कहती है कि नहीं तू छोड़ काम को, तू लेट जा बेड में, तो ये खा ले, वो खा ले, तब फिट हो जाएगा, ये खा, वो कर, ये ऐसे कर, वैसे कर, तब फिट हो जाएगा। लेकिन सर्वाइव करने के लिए आदमी फिर सब कुछ करता है, कि सर्वाइवल तो जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर पेशेंट नहीं सर्वाइव नहीं करा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो मेडिसिन से हो जाए, कैसे भी हो, है ना। तो वो इसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत से काम कर सकता है, बहुत सारी एक्शन जो पहले नहीं करता था वो करने लग जाता है। तो वो क्या क्या कर सकता है देखते हैं आगे, देखिए। तो यहाँ से ये जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है आपको कि पेशेंट जब आकर हमारे पास केस देता है तो वो किस तरीके से केस हमने उसको खोलना है, कैसे बिल एंड अंडरस्टैंडिंग उसकी को पकड़ना है, कैसे ये उसके और क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो ये सारी चीज अगर हम लोग पेशेंट में पकड़ते हैं, दिस पोर्शन ओनली इन द केस टेकिंग, तो हमें ये क्या देता है, वो पेशेंट आकर what he does and how he does। ऐसे जरूरी नहीं है कि पेशेंट दवाई ले ही, बहुत से पेशेंट ऐसे भी दवाई नहीं लेते, ठीक है। तो अब ये कहाँ से आता है, दवाई क्यों नहीं लेता हूँ, राइट। जिससे पेशेंट बेड में पड़ा है, अब बेड डिजायर टू रिमेन, दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। व्हाट ही डज, आपको ये देखना है हाउ ही डज, क्या वजह उसके पीछे, वो बेड में गया ही क्यों। एक पेशेंट जिसको 104 बुखार है, वो गोली खाकर जब वैसे बिना गोली खाए भी वो काम पर चला गया, क्यों गया? क्या काम जरूरी था, जब फैमिली जरूरी थी,
या फिर उसको कोई और चीज भी जरूरी हो सकती है, डांट भी पड़ सकती है, एक आज काम पर नहीं गया तो, राइट। तो डांट से डर के या किस चीज से डर कर, सो टू स्पॉट द राइट इंफॉर्मेशन, राइट, व्हाट इज, जो आप देखते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सच हो, राइट। जैसे बहुत से लोग आप मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े हंसते हैं, राइट, दे मे नॉट बी वेरी हैप्पी, सो हैप्पी फ्रॉम विदिन, राइट। वो क्यों हंसते हैं फिर? अपने आप को छुपाने के लिए, राइट, अपने आप को टू हाइड द थिंग्स। अब वो लाफिंग रूब्रिक बनेगा जहाँ वो जो चीज को हटा रहे हैं, जिसको वो छुपा रहे हैं, वो रूब्रिक बने। जो जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट आकर उसने पहली बार ही जो स्टेटमेंट दे दी तो वो ही आपका रूब्रिक बन गया। रूब्रिक तो बन जाएगा, कोई नहीं रोकता आपको रूब्रिक बनाने से उसको, राइट। बट उसको देखना कि डज, क्या वजह उसके पीछे ऐसा करने की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं आपने पूछा कि आप ऐसे क्यों पड़े हैं, बेड में क्यों पड़े हैं, एक हो सकता है उसके आगे भी जाना पड़े आपको। गेटिंग माय पॉइंट? तो डॉक्टर सहगल ने क्या किया कि जो भी आप देखते हो, जो भी आपके पेशेंट सामने आकर करता है, जो भी पेशेंट अपने वो जब से बीमार हुआ उसकी चेंजेस आई हैं, लोग पानी ज्यादा पीना शुरू कर देते, तो वो सबको आप उसी चीज पर नहीं ले लेंगे में इस चीज की क्या केसिंग है, मतलब क्या वैल्यू है, राइट। व्हाट ही डज, हाउ ही डज, मतलब उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे, उसका कॉज क्या है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, राइट। क्योंकि जो अपर लेयर पर जो नॉर्मल उसकी जो फिजिकल बॉडी है वहां पर जो हमें नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर भी वही हो, राइट। जो उसके एक्शंस है, बॉडी कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, राइट। जो रो रहे हैं जरूरी नहीं अंदर से दुखी हो। जितने बैगर्स हैं आजकल, कई बार न्यूज आती है, जो बैगर्स हैं उनके घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, जो वो जरूरी नहीं है कि बैगिंग इसलिए कर रहे हैं कि वो गरीब हैं या उनके पास मीन्स नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो उन्होंने तो अपना ये प्रोफेशन बना लिया, है ना। तो एक अमीर भी बहुत गरीब हो सकता है, कि गरीब भी बहुत अमीर हो सकता है। सो टू स्पॉट द राइट इंफॉर्मेशन, व्हाट ही डज एंड हाउ ही डज, पर आपको जरूर जाना है, राइट। जो पेशेंट इंफॉर्मेशन देता है ऑल द वे, पहले आते ही, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मे नॉट बी द स्टेट, मे नॉट बी द रियल मैन, राइट। सो वो जानने के लिए आपको यू हैव टू गो फर्दर, आगे चलते हैं। तो ये जो सिचुएशन उनके सामने जैसे जब इमर्ज हो जाती है, तो पेशेंट के रिएक्शंस उस सिचुएशन को क्या रहते हैं, धीरे धीरे देखेंगे, अडेप्ट कर लिया, कुछ टाइम तक तो चलता है, ठीक है सिचुएशन चल रही है, लेकिन जब वो चीजें फिर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने लगती हैं, तो देयर कम्स द रिएक्शंस, द इमोशनल अपसेट, द विल, जैसे फिर फर्दर इफेक्ट होती है। जैसे आप देखते हैं कि पेशेंट बहुत इरिटेटेड होते हैं, रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को। ये सारा चीज ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, all these things can happen at same time, reactions, adaptation, then this change in the will and understanding, right. All the things can happen all together, all these things can happen all together, right. In chronic cases it may take some time, right. In acute cases all things happen in a very very short while, right. So this is another very important point, how he reacts to the situation, how he reacts to the changes, how he reacts during the disease, how he reacts what has, when the vitality has gone from normal to abnormal. Getting?